हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज पावर सिस्टम के इस सेशन में बात करेंगे ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के ही कुछ और क्वेश्चन की। इस टॉपिक पे कुछ अच्छे सवाल कराने का पर्पज ही यही है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट पावर सिस्टम के नियर अबाउट 50% सिलेबस को कवर, 50 तो नहीं कह सकते, ये मानिए कि पावर सिस्टम का जो 40% सिलेबस है वो ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में छुपा हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपसे ज्यादा सवाल कराए जा रहे हैं इस वाले टॉपिक में। उससे पहले आप मान लीजिए कि अगर आप हमारे एईसी के ऑफलाइन सेंटर आके एसएससी, एई, जेई एवं स्टेट पीएसयूज के समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा भोपाल सेंटर और ये रहा हमारी टीम का नंबर, जहां पे आप बात करके बैच की डिटेल, कोर्स फी वगैरह ये सब जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों कक्षाओं को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पर हमारा ये AEC प्लस का बेहतरीन ऐप है जो एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। ये रहे हमारे उस ऐप के कुछ सैलिएंट फीचर्स। आपको देखने मिलेंगे लाइव बैचेस, साथ ही में मिलेंगे कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी, कुछ क्या सारे ही मिलेंगे। टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, रिवीजन कोर्सेज और साथ ही मिलेगा आपको फ्री स्टडी मटेरियल। आप चाहें तो प्ले स्टोर में इसको सर्च करके इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे पास ये QR कोड है। अगर आप एप्पल वाले यूजर हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको स्कैन करके, और अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं तो इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज परचेस करके अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। अब चलिए, अब आते हैं आज के अपने पहले सवाल पर। क्या दे रखा है माफ करिएगा, केबल पे सवाल हमको दे रखा है। ठीक है, केबल में बी कंसीडर्ड एज ऑफ रिएक्टिव पावर, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। बचपन में ऐसा सवाल आया था चौथी पांचवी कक्षा में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कुछ कुछ ये उसी टाइप का सवाल है। तो विचार करते हैं ऑप्शंस पे। अब देखिए, ये पूछ रहा है कि रिएक्टिव पावर क्या करता है ये। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई भी एलिमेंट, मैंने रैंडम एलिमेंट एक्स ले लिया, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके ट्रांसमिशन लाइन, मशीन्स हो सकती हैं, जनरेटर्स हो सकते हैं। इसके यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए कि जैसे आपने कोई एक रैंडम एलिमेंट ले लिया, ठीक है, आपने अगर कोई रैंडम एक एलिमेंट ले लिया तो इसकी यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये एक हमने यहां पर अपना कोई रैंडम एलिमेंट x ले लिया, तो इसकी यहां पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्या करे, हो सकता है ये रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता हो। क्या पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता हो, यानी कि ये खुद रिएक्टिव पावर बना के, और हो सकता है किसी सिस्टम या सर्किट में सप्लाई करता हो, या वो हो सकता है रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी है नाइदर वाली, कि वो कुछ ना करता हो, ना तो वो एब्जॉर्ब करता है और ना तो वो क्या करता है, डिलीवर करता है। तो जैसे ही बात आती है केबल की, ठीक है, केबल की क्या खासियत होती है कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है C, अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो C की वैल्यू इंडक्टेंस से कहीं ज्यादा होती है, यानी कि जो भी हमारे केबल का कैपेसिटेंस है वो उसके इंडक्टेंस के तुलना में कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर किसी भी एलिमेंट के पास कैपेसिटिव नेचर है तो वो क्या करता है, वो कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और कैपेसिटर का क्या काम है कि वो रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग
कैपेसिटर का क्या काम है, रिएक्टिव पावर को जनरेट करने का, इसीलिए ये केबल क्या करेगी, जनरेटर की तरह काम करेगी रिएक्टिव पावर के लिए, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर क्या करेगी, जनरेट करेगी, यानी इसके लिए अपन Q देखें तो Q लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, Q लेस देन 0 होगा। तो पहले सवाल का आंसर होगा कि रिएक्टिव पावर को जनरेट करेगा। जैसे जो हमारे अल्टरनेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर, माफ कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाँ अल्टरनेटर हो गया, तो क्या करेगा, वो रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा। जो मोटर होते हैं इंडक्टिव लोड, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना, क्योंकि वो लैगिंग नेचर में होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए वैल्यूज ऑफ एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ शॉर्ट लाइन, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछ रखा है कि एबीसीडी का क्या हमको निकालना है, हमको एबीसीडी का निकालना है, यहाँ पर पैरामीटर्स क्या होंगे शॉर्ट लाइन के, ठीक है। अब ये जैसे शॉर्ट लाइन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी हमारा कैपेसिटेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई, सर्किट का कैपेसिटेंस हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी इसकी ट्रांसमिशन लाइन बनती है उसको अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहां पर देखे, चलिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने जा रहा हूं कि किस टाइप की बनती है, ये रही हमारी शॉर्ट लाइन, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये रही हमारी शॉर्ट लाइन, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, प्लस माइनस वी एस, यहाँ पर प्लस माइनस आई एस, ये सेंडिंग एंड के वोल्टेज और इसका इम्पिडेंस जेड, और यहाँ पर क्या हुआ, ये करंट रिसीव हुई आई आर, और यहाँ पर प्लस माइनस वी आर, ये हमको देखने को मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो अब हम इसको चाहें तो टू पोर्ट वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अब याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास हाँ, अगर हमारे पास एक इस टाइप की लाइन दे रखी है, ठीक है, अगर हमारे पास ये इस टाइप की लाइन दे रखी है, तो यहां से हमको इसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस टाइप का हमने देखा था कि इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक इस टाइप का नेटवर्क देखने को मिलता है, ये है ZA, ये है ZB, तो हम इसका डायरेक्टली ABCD पैरामीटर लिखना जानते हैं, ठीक है। क्या होता है वो, 1 प्लस ZA अपॉन ZB, ये ZA 1 अपॉन ZB, और यहाँ पर 0, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ 0 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए इसी में अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यानी हम यहाँ पर ZB को ओपन सर्किट मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ZB हमारा यहाँ पर इन्फिनिटी देखने को मिल रहा है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। ZA की जगह देखिए वहां पर Z है और ZB की जगह इन्फिनिटी है, तो 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1, और यहाँ है ZA, तो ये हो गया ZA, और ये 1 बाई ZB, तो 0, और ये 1, इस टाइप का हो जाएगा हमारा पैरामीटर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा आ रहा है, तो B की वैल्यू Z आ रही है, C की 0, D की 1, ठीक है। तो इसका हो जाएगा C ऑप्शन। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिंपल सी इक्वेशन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो इक्वेशन आप यहीं से निकाल सकते हैं, जो IS है वो IR के बराबर है, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं आप, और दूसरा जो आपका VS है, देखिए वो VS कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा हमारा VR प्लस IR इंटू जेड, यहीं से हमको पता चल गया। देखिए 1 और Z, और यहां से IS इक्वल टू, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0, और ये हो गया IR, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहां से ये क्या हो गया, IR हो गया। तो अब इसको यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं,
चलिए ये देखिए, अगर इसको हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, Vs इक्वल टू AVR प्लस BIR, इधर CVR प्लस DIR, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां से देखिए ये हो गया 1, ये हो गया Z, और ये हो गया 0, ये हो गया 1, यहां से भी डायरेक्टली मिल गया हमको। अगर आपको स्टैंडर्ड वाला याद था तो यहां से भी हमको ये आंसर मिल जाता, ठीक है। तो यहां से इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा सवाल था। जनरली ज्यादातर शॉर्ट लाइन का याद ही रहता है, इसमें हम बस कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और शॉर्ट लाइन की लेंथ क्या होती है, जनरली लेंथ उनकी 20 किलोमीटर, हाँ 20 मान सकते हैं, ठीक है। अगर 20 से कम है तो उसे हम शॉर्ट लाइन की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ये डायग्राम विजिबल है आप लोगों को, ये एक अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमको, ये डायग्राम विजिबल है आप लोगों को अच्छे से। द ईच स्ट्रैंड इन बंडल्ड कंडक्टर, देखिए ये एक बंडल कंडक्टर है जिसमें 3 कंडक्टर है, ठीक है। ये एक बंडल कंडक्टर है जिसमें 4 कंडक्टर है, ठीक है। ये इस वाले डायग्राम का सवाल सेम गेट 2022 में पूछा गया था, ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। एंड हैज R1, ठीक है, दोनों की रेडियस है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 हमको दे रखी है। इफ द सेल्फ GMD ऑफ द बंडल्ड कंडक्टर, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो फिगर 2 है हमारा, इसकी जो सेल्फ GMD यानी कि GMR की बात करना चाह रहा है, वो इसके GMR के बराबर है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका GMR कैलकुलेट करेंगे, इसका भी GMR कैलकुलेट करके दोनों को इक्वेट कर देंगे, और R1/R2 का हमसे यहाँ पर रेशियो पूछा है। सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला मैं क्या लेता हूं, इस वाले फिगर को लेता हूं, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक सा फिगर है, तो क्या होगा, देखिए दो डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अपने पास ये दो डिस्टेंस हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ठीक है, और दूसरी एक ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका R1 तो है ही, ये हो जाएगा 2R1, और ये हो जाएगा माफ कीजिएगा, ये भी हो जाएगा 2R1, ठीक है। यहां से इसकी दो डिस्टेंस हो गई, इससे इन दोनों की डिस्टेंस निकालिए, चाहे इससे, चूंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है इसलिए ध्यान रखिए, अब मैं पहले वाले फिगर का GMR लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसका GMR लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो GMR ऑफ 1 मैंने कर दिया, तो देखिए GMR क्या लिखेंगे, एक तो डिस्टेंस हो जाएगी R1 डैश, ठीक है, इसके बाद 2R1 इंटू 2R2, और टोटल कितनी डिस्टेंस थी, 3, तो पावर 1/3। यहां पर R1 डैश का क्या मतलब हुआ, R1 डैश का मतलब हुआ कि ये है R1 इंटू 0.7788 इंटू 4, ठीक है, और ये इधर से हो गया R1 का स्क्वायर की पावर 1/3, ये हमको देखने को मिला। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। ये R1 तो हमारा यहाँ से बाहर ही आ जाएगा, और देखिए क्या बचेगा, ये 4 और 0.778, तो 4 इंटू 0.7788, ठीक है, ये हो गया इसकी, और हम कहाँ चले जाएंगे, पावर में, ठीक है। तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर हमें करनी है 1/3, तो ये आ रहा है 1.0384 के आसपास, 1.0384 के आसपास, ठीक है। ये आ रहा है इसका GMR। अब जो हमारा दूसरा फिगर है, ठीक है, तो यहां से हमने इसकी GMR को, ये ध्यान रहे GMR 1 आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा दूसरा फिगर है उसकी GMR को कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो दूसरे फिगर की अगर मैं GMR लिखूं 2, तो देखिए क्या होगी, ये देखिए, ये शायद ये सेम सवाल मैं आपको RQ सीरीज में लिया हूं शायद, पावर सिस्टम का, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं इसकी GMR को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो
ये देखिए यहां पर अपने पास 4 डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। एक तो ये सेल्फ वाली है ही, और दूसरी डिस्टेंस एक ये, ठीक है। और एक डिस्टेंस हमारी कौन सी हो जाएगी, एक ये थी, ठीक है। और एक डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। अब देखिए ये तो R2 है, ठीक है, ये R2 है, तो ये वाली डिस्टेंस 2R2, ये वाली डिस्टेंस 2R2, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, अगर पाइथागोरस से इसको निकालें, ठीक है। तो अभी x मान लीजिए इसको, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R2 का होल स्क्वायर, और प्लस साथ में ये कितना हो गया, 2R2 का होल स्क्वायर, और साथ में ये भी, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 2R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहां पर हम सारी वैल्यूज को लिखें तो पहली होगी R2 डैश, ठीक है। इसके बाद फिर होगी 2R2 इंटू 2R2, और साथ में जो हमारी x डिस्टेंस आई है यहां रखेंगे और पावर 4 कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो अब आप ये सिंपल सा कैलकुलेशन इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो GMR2 है वो देखिए, यहां से अगर मैं करूं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, x की वैल्यू ये आई है, ठीक है। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये इसकी जो कैलकुलेशन है, जो GMR है वो 1.77 R2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका GMR था 1.77 और R2 के आसपास आ गया। अब ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि दोनों GMR बराबर हैं, ठीक है। अगर दोनों GMR हमारे बराबर हमको दे रखे हैं तो होगा क्या, जो पहला GMR है R1 1.0384 और R2, ठीक है। R2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.77, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, R1/R2, ठीक है। तो हमसे पूछा है R1/R2। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा 1.77 एंड डिवाइडेड बाय 1.0384, तो ये कितना आ रहा है 1.7 के आसपास, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक करते हैं। 1.73, ठीक है, 1.73 डिवाइड बाय 1. यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये 4 इंटू 0.77, ठीक है, 4 इंटू 0.77, 88, इसकी पावर, हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 1.4 के आसपास आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो 1.4 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ रखें 1.4, देखिए ह्यूमन एरर हो जाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अगर देखें यहाँ से तो 1.77, हाँ, तो नियर अबाउट 1.2 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से नियर अबाउट 1.2 के आसपास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन अगर देखें, हाँ, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। बाकी और अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए आंसर तो थोड़ा सा डेसिमल के ज्यादा डिजिट ले लिया करिए, जैसे मान लीजिए
कि आप 3.5 6 7 8 इस टाइप का ले लीजिए करिए, ठीक है। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर हमारे आ गया 1.18, ठीक है। ये जो सिमेट्रिकल फिगर हैं इनके जीएमआर के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक बहुत फेमस सा सवाल है जिसमें 7 स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं, उस टाइप के सवाल भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके तो रिलेटिवली कैलकुलेशंस आसान है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए हमको क्या दे रखा है कि विच इज नॉट ए स्टैटिक कॉम्पनसेशन, ठीक है। स्टैटिक कॉम्पनसेशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसा डिवाइस जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक यानी कि फिक्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास किस किस टाइप के कंपनसेशन डिवाइसेस होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद देखिए ऑप्शन पे विचार कर सकते हैं। हाँ, एक जैसे हमारे पास ये शंट कैपेसिटर है, तो ये कैसा है, स्टैटिक है। क्या आप बताइए कि कैपेसिटर में कोई भी ऐसा है जो मूविंग पार्ट हो, नहीं है। इसका इस्तेमाल कब होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पैरेलल में, ठीक है। इसका दो काम है, एक तो जो भी हमारा पावर फैक्टर है उसको, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, ठीक है। ये बात क्लियर है। हाँ, इसमें जो ऑप्शन है सेकंड वाला सिंक्रोनस कंडेंसर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर है ये कुछ भी नहीं है, अपने पास एक है सिंक्रोनस मोटर जो कि काम कर रही है नो लोड पे, जो कि काम कर रही है नो लोड पे। और अगर वो मशीन ओवर एक्साइटेड है, उस कंडीशन में ये बात हम सब जानते हैं कि जब भी कोई सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होता है तो वो क्या करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है सर्किट में, यानी कि वो एक तरह से कैपेसिटर की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये मोटर है, मोटर है यानी कि उसमें रोटेटिंग पार्ट्स हैं, इसीलिए ये वाला जो कंडेंसर है वो कैसा है, इसमें पूछा है कि विच इज नॉट ए स्टैटिक कॉम्पनसेशन, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे कैसे हैं, स्टैटिक हैं। सीरीज रिएक्टर का भी काम कब होता है, जब सर्किट में फेरांटी इफेक्ट आता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है हमको, a three phase, ठीक है, a three phase star connected load is drawing power at 0.94 pu। देखिए ये पावर दे रखा है पर यूनिट में, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको, 0.94 pu, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पावर फैक्टर दे रखा है cos 5 भी हमको गिवन है, वो कितना है 0.84 pu, ठीक है। पावर फैक्टर की वैल्यू हमको 0.84 pu दे रखी है। द थ्री फेज बेस पावर एंड बेस करंट, ठीक है। अब ये एस बेस की वैल्यू दे रखा है हमको, एस बेस हमको कितना दे रखा है 80 MVA दे रखा है एस बेस की वैल्यू, एंड बेस करंट, ठीक है। IB हमको कितना दे रखा है बेस करंट की वैल्यू, ये दे रखा है 268.5, ठीक है। हमको बताना है कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां से सबसे पहले निकालते हैं कि बेस वोल्टेज की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है। तो देखिए बेस वोल्टेज की वैल्यू कैसे होगी, अगर हमको निकालना है V बेस, ठीक है, तो V बेस की वैल्यू कैसे होगी, एस बेस अपॉन √3 इंटू आई बेस, ठीक है। ये पर यूनिट में सॉल्व हो रहे हैं। ये एक ऐसा टूल है मशीन और पावर सिस्टम में जो सवालों को काफी आसान बना देता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर वैल्यू रखते हैं। तो VB हमारा कितना आ जाएगा, अब देखिए एस बेस कितना था, एस बेस हमको दे रखा है 80 मेगावाट के आसपास, ठीक है, आसपास के एग्जैक्ट ही दे रखा है। तो ये है 80 और मेगावाट है तो 10⁶, ठीक है। और ये √3। अब ये आई बेस देखिए कितना गिवन है 268.5 एम्पियर, ठीक है। आई बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 268.5। तो यहां से अगर मैं वी बेस निकालूं, ध्यान रहे एक को मैं किलो में ले जाऊंगा, ठीक है, किलो में मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा।
तो ये हो जाएगा 80 इंटू 1000 भागे तो वी बेस जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 172.02 किलो वोल्ट। ठीक है, ये आ रही है हमारे वी बेस की वैल्यू। अब देखिए जो भी हमारा क्या होगा, वी एक्चुअल जो होगा, ठीक है, यानी वी लाइन टू लाइन जो हमसे पूछा है वो क्या होगा, जो हमको पर यूनिट में वैल्यू दे रखी है। पर यूनिट में कितनी वैल्यू दे रखी है? अच्छा ठीक है, पावर दे रखी है, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा वोल्टेज हमको, ओ सॉरी ये वोल्टेज दे रखा है, माफ करिएगा, यहाँ ये पावर नहीं, सवाल को और आसान बनाना चाह रहा है बेसिकली, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमको वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, 0.94 पर यूनिट में, और जो बेस की वैल्यू आई वो कितनी आई, 172.02 किलो वोल्ट में। तो V लाइन टू लाइन देखिए हमारा यहां से कितना आ जाएगा, इंटू 0.94 इंटू 172, यह आ जाएगा 161 के आसपास। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया 161.9 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट पे बेस था, आसान सा सवाल था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, आप लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मैंने ये जो बेसिक फॉर्मूला बताया आपको इसको याद रखने की जरूरत है। हालांकि ज्यादातर ये जो पर यूनिट का इस्तेमाल है वो फॉल्ट वाले टॉपिक में ज्यादा होता है, बट अगर आप पर यूनिट में अच्छे हैं तो कई सारे सवालों को आप बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन, हमने कुछ बहुत ही अच्छे सवालों को देखा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो एईसी प्लस का यूट्यूब चैनल हमारे ये लिंक दे रखी है। ठीक है, आप वहां पे जाके अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह आपको वहीं देखने को मिलेगी, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस सेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं साथ में ये जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।